जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि हम पेड की क्लासेस देख रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने संविधान पढ़ लिया है, संविधान के बाद स्वाधीनता आंदोलन भी पढ़ लिया है, इसके बाद मेरे दोस्तों हमने अर्थव्यवस्था पढ़ लिया है। अब साथियों हम देख रहे थे भारतीय संविधान लोक प्रशासन, और इसमें दोस्तों हमने पहली वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में देखा, दूसरी में हमने मुख्य विशेषताएं देखी, और आज हम तीसरी वीडियो देखने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, ये देखिए आपको यूपी SSC पेड 2025 क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ आपको सारी क्लासेस पेड की लगी हुई मिल जाएंगी। इसके अलावा स्ट्रैटेजी के हमने कराया है, यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए दोस्तों एकदम लेटेस्ट 2025 की क्लासेस है, जा करके आप यहाँ से ले सकते हैं क्लासेस, ठीक है। करंट अफेयर कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की संविधान की क्लासेस हमने यूपीएसआई के लिए चला रहा था दोस्तों, तो इसमें भी जा करके आप संविधान के लिए मतलब यूपीएसआई के लिए संविधान की क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। इसका जिनको चाहिए दोस्तों पीडीएफ हमारी ई बुक चाहिए, वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, ठीक है। जैसे डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, जैसे जाएंगे दोस्तों आपको जाना होगा ई बुक्स वाले कॉलम में। और दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे, देखिए आपको यूपी SSC पेड 2025 पीडीएफ बैचेस के नाम से आपको क्लासेस पीडीएफ बैच मिल जाएगा दोस्तों। इसे आप पे करके इन्हें आप प्रिंट करा के प्रिंट भी करवा सकते हैं बाहर निकलवा के। इसी तरीके सारी चीज़ें दोस्तों आपकी प्रिंटेबल है, डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। करंट अफेयर के 25 रुपये में है। जनहित याचिका दोस्तों यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे 25 रुपये में पे करके इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिसमें वाद वगैरह आते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2017-2021 से क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, ठीक है। इसका कंप्यूटर की ई बुक है, हिंदी की है दोस्तों, ये देखिए आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक जी के टॉपिक 99 रुपीज़ दोस्तों, इसको पे करके आप बाहर निकलवा लीजिएगा। अपडेटेड ई बुक्स है। इसके अलावा संपूर्ण इतिहास की मिल जाएगी, संपूर्ण भूगोल की मिल जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की मिल जाएगी। तो जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं उनको परचेज करके उन्हें आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तत्व कहां से कहां तक है, क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। भाग कौन सा है? 4 है। बहुत बार पूछा गया साथियों ये चीजें, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहां से लिए गए। एसएससी जीडी अभी 2023 में जो अभी पेपर चले दोस्तों उसी में पूछ लिया गया है। तो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। दोस्तों ये आपको बता दें, ये वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है। ये प्रवर्तनीय नहीं, अपरिवर्तनीय है दोस्तों। आपको बता दें, जैसे आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार थे ना वो वाद्य योग्य थे, यानी उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता था तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, ठीक है। मगर साथियों जो ये राज्य के नीति निर्देशक तो है, इनके लिए उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि यह वाद्य योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये क्या है? अप्रवर्तनीय है साथियों, ठीक है। और आपको बता दें कि यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करते दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्या पूछा गया कि दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब ऐसा राज्य दोस्तों जिसमें कोई भी तरीके की दोस्तों गरीबी ना हो, ठीक है, भेदभाव ना हो, ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये किसका उद्देश्य होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों कहां पे हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग कौन सा है? भाग 4 है। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऐसे राज्य की स्थापना करना। कैसा दोस्तों? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखिए आपसे पूछ सकता है इसमें किस किस चीज के लक्षण मिलते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें इसमें समाजवादी के लक्षण होता है। समाजवादी का दोस्तों समाज के भलाई के लिए जो काम कहते हैं ना, समाजवादी, ठीक है। उदारवादी जानते क्या होता है? उदारवादी होता है, उदार जानते क्या होता है? जो बड़े दिल वाला हो, मतलब बहुत कुछ कर देता हो किसी के लिए, ठीक है। तो वैसे लक्षण इसमें दिखते हैं। और गांधीवादी, आपसे पूछेगा कि गांधीवादी दोस्तों लक्षण किसमें झलकते हैं, आप बताएंगे किसमें झलकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों गांधीवादी धारा भी झलकती दोस्तों। इसमें गांधी जी के कुछ विचार है दोस्तों, ठीक है। इसी में दोस्तों गांधीवादी यानी गांधी जी के जो विचार थे कि हमारे गांव ऐसे होने चाहिए, गांव में पंचायत होनी चाहिए, ठीक है, गांव में महिलाओं को दोस्तों छूट मिलनी चाहिए, बच्चों के बारे में सोचने, वो सब चीजें दोस्तों इसी में है,
ठीक है, क्या है वो सब चीजें इसी में है। ठीक है, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि साथियों, जो ये नीति तत्व है ना, जैसे आपने पढ़ा था मौलिक अधिकार, उनके उल्लंघन पर या फिर वो आपको नहीं मिलते थे, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते थे दोस्तों। मगर आपको बता दें ये राज्य लागू करता है या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो राज्य की सरकार है वो इस चीज को लागू करती है या नहीं करती, वो राज्य सरकार के ऊपर है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए चैलेंज करें कि हमारे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हुआ, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो आपके ये निर्देशक तत्व हैं इसमें 3 तरीके की झलक दिखती है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ आपसे पूछेगा कि समाजवादी सिद्धांत के कौन कौन से अनुच्छेद है, यानी समाजवादी सिद्धांत पे कौन कौन से अनुच्छेद काम करते हैं। तो अनुच्छेद दोस्तों 38 जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, 39 का दोस्तों, 42 हो गया और 43 का दोस्तों आपके समाजवादी सिद्धांत पे आधारित, जिसमें दोस्तों लोगों का भला। ठीक है, और उदारवादी सिद्धांत पे कौन सा आश्रित है दोस्तों, यानी उदारवादी सिद्धांत को कौन से फॉलो करते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि आर्टिकल 44 हो गया, 45 हो गया, 48 हो गया, 48 का हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया और 51 का दोस्तों। ये चीजें किस पे? उदारवादी सिद्धांत पे आधारित हैं। ठीक है, उसके अलावा साथियों अगर हम बात करते हैं गांधीवादी, जैसे गांधी जी क्या चाहते थे दोस्तों कि हमारे गांव में क्या ग्राम पंचायत हो, वहां पे दोस्तों महिलाओं की शिक्षा के लिए बात की जाए, महिलाओं के उत्थान के लिए बात की जाए, गरीबों के लिए बात की जाए दोस्तों, वैसे आर्टिकल, ठीक है, वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। जैसे आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43 हो गया, 43 का हो गया और साथियों 46 हो गया, 47 हो गया, 48 दोस्तों। ये गांधी जी चाहते थे कि ऐसे हमारे संविधान में चीजें हों और उनको दोस्तों यहां पे रखा गया है, इसीलिए इनको हम गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए साथियों, अब कुछ चीजें हम देखते हैं कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कुछ मतलब किसने क्या कहा है, उनसे संबंधित कथन हम देखने वाले हैं इनमें। तो जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए आपका एसएससी जीडी जो एग्जाम चल रहा है ना अभी दोस्तों 2023 में, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि देखिए MC छागला, ठीक है, MC छागला ये हमारे न्यायाधीश हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, ये कथन आपसे पूछा गया। तो इन्होंने कहा यदि सभी नीति निषेध तत्व का पालन किया जाता है तो हमारा देश वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। इन्होंने कहा था कि अगर इनका प्रयोग अच्छे ढंग से कर ले जाए तो हमारा जो देश है वो पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे दोस्तों काम है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो ये कहा गया है MC छागला द्वारा। अभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दूसरा है ग्रेनविल, देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन दोस्तों, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा किसने दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहेंगे कि भैया आत्मा तो हम किसको कहते हैं, देखिए यहां पे 3 चीजें रखना। अगर आपसे पूछे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, आप बताएंगे प्रस्तावना को। किसको बोलेंगे? प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को। ठीक है, अब याद रखेंगे अगर आपसे पूछता है कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा, तो आप बताएं दोस्तों आर्टिकल 32 को। ठीक है, अगर पूछता है ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में तो दोस्तों आप बता देंगे किसको? DPSP को। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। देखिए यहां से कई सारी चीजें बनती है, वो हमने बता दिया कि मूल, देखिए ऐसे का क्वेश्चन था संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तब आप बताइएगा प्रस्तावना को। 100% सही होगा प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना या उद्देश्य या आमुख को। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछ ले भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है तो आप बताएंगे आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और अगर आपसे नाम लेकर पूछता है ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको कहा, तब आप बताएंगे नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, चलिए वही दोस्तों KT शाह ने क्या बोला इसके बारे में, ये बहुत ही दोस्तों उम्दा दोस्तों कथन है, बहुत बार पूछा गया। उन्होंने कहा यह एक ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। इसका मतलब क्या है साथियों कि देखिए ये राज्यों को दे दिए गए, सरकार जब चाहे दोस्तों इनको लागू करे, जब चाहे इनको लागू ना करे। यानी ये कथन किसका है कि ये एक ऐसे चेक हैं जो सुविधा जो है ना, यानी पोस्ट डेटेड चेक कह सकते हैं ना इनको, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी? KT शाह ने। वही दोस्तों TT कृष्णाचार्य ने क्या कहा कि भावनाओं का ये स्थायी कूड़ा घर है। क्या कहा कि भावनाओं का ये एक स्थायी कूड़ा घर है। किसने कहा? TT कृष्णाचार्य जी ने। ठीक है, वही KC होयर ने क्या कहा? होयर ने क्या कहा? धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी किसको दोस्तों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ये कहे गए। ठीक, तो ये चीजें हमने कई सारे कथन आपको बता दिए हैं कि किसने क्या कहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ अनुच्छेद
अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। जैसे आपको पता है 36 से 51 तक है, क्या है ये आपके राज्य के नीति निषेध कहां से है, 36 से 51 तक है। देखिए इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में हम बात आपसे कर लेंगे। देखिए 36 में क्या कहा गया है कि राज्य की परिभाषा। अब देखिए किसके राज्य की परिभाषा, जैसे आपने पढ़ा था उसमें दोस्तों कि 12 में राज्य की परिभाषा पढ़ी थी ना आपके मौलिक अधिकार में, उसी प्रकार दोस्तों राज्य की परिभाषा ये भाग 4 के लिए बताया गया। ठीक है, जाके यहां से क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे उन चीजों को हम ज्यादा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। वही दोस्तों आर्टिकल 37 क्या कहता है, याद रखेंगे आर्टिकल 37 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायिक होगी। मतलब इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते या फिर हम न्यायालय से जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते। जैसे कि हमने बताया है कि अभी आपने दोस्तों क्या पढ़ा था, मौलिक अधिकार पढ़ा था या फिर मूल अधिकार, क्या पढ़ा था, मूल अधिकार पढ़ा था दोस्तों। उसमें क्या होता था कि हम उसमें अगर कोई उल्लंघन करता था ना या फिर सरकार उसको लागू नहीं करती थी, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते थे। क्या सुप्रीम कोर्ट जाते थे दोस्तों। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या रिट भी जारी करती थी 5 प्रकार के ना। मगर साथियों ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं। देखिए ये सरकार को दिए गए थे। अब सरकार के पास दोस्तों अगर पैसे होंगे या फिर सरकार लागू करने की मूड में होगी तभी वो इन चीजों को लागू करेगी, अन्यथा दोस्तों वो लागू नहीं कर सकती। ठीक है, इसके उदाहरण अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों जबरदस्ती लागू नहीं होंगे। तो वही चीज कहा गया कि इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फिर भी दोस्तों ये देश के शासन के मूलभूत दोस्तों हैं। ठीक है, यानी देश के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, मगर दोस्तों इन्हें जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, अब देखिए 38 का कहता है, अनुच्छेद 38 का कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी राज्य कुछ ऐसी चीजें करेगा जिससे लोक कल्याण का हो, अभिवृद्धि हो दोस्तों, है ना, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जैसे दोस्तों योजना आयोग इसके द्वारा बनाया गया था। और योजना आयोग ने दोस्तों आपको बता दें कि देखिए योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करवाई थी। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो ऐसी चीजों की स्थापना दोस्तों किसके, आर्टिकल 38 के तहत। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 39 का कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया है। 39 पे क्या कहता है, जैसे साथ याद रखेंगे पुरुष व स्त्रियां दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। ठीक है, जैसा दोस्तों आपको पता है कि मान ले दोस्तों कोई लड़का या फिर दोस्तों लड़की और लड़का दोनों यूपी पुलिस में हो जाते हैं दोस्तों, तो उनको क्या होगा, ऐसा नहीं कि लड़की को दोस्तों सैलरी कम मिलेगी। ठीक है, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष दोस्तों, सबको उस काम के लिए उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना कि सबको दिया जा रहा है। ठीक है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा वेतन संबंधी। ठीक है, और इसी का प्रयोग करते दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाएगा, जो दोस्तों न्यूनतम होता कि इससे कम मजदूरी पे कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका 39 कहता है। ठीक है, और दोस्तों 39 का ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपसे पूछेगा कि 39 का एक किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, मिनी संविधान कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। इसमें क्या कहा गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सबको दोस्तों बराबर का न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए जो गरीब होते हैं उनको दोस्तों आपको पता है सरकारी वकील मिलते हैं। ठीक है, सरकारी वकील देते हैं, तो यही चीज कहा गया है कि सबको समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता। जो लोग गरीब है दोस्तों उनको विधिक सहायता दोस्तों फ्री में दी जाएगी, निःशुल्क तरीके से दी जाएगी। दोस्तों इसको कब जोड़ा गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 39 का ए कब जोड़ा गया, या फिर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। साथियों मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 40 का कहता है, हमारा अनुच्छेद 40 का कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, संगठन या गठन कह लीजिएगा, जाता है। ठीक है, आपको बता दें ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, 3 से 4 बार आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। मतलब हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, यूपी SSSC पेपर पूछा गया है, तो आप इसे जरूर रट लीजिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, कि गांव में दोस्तों पंचायतों का गठन हो जिससे दोस्तों गांव का विकास हो सके। और दोस्तों ये सोच किसकी थी, तो हमारे महात्मा गांधी जी की। ठीक है, और आपको बता दें कि दोस्तों इन्हीं सबके लिए आपके 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों
संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, आपको पता है कि इसके पक्षधर कौन थे? महात्मा गांधी जी। वो कहते थे कि पहले गांव का विकास होगा, ठीक है, तभी दोस्तों देश का विकास हो पाएगा, क्योंकि गांव से मिलकर के ही देश का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए अगला है मेरे साथियों कि आर्टिकल 41, क्या? अनुच्छेद 41 क्या कहता है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब दोस्तों कुछ दशाओं में, जैसे मान लिया कोई दोस्तों कमजोर है ना, या फिर दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या फिर विकलांग है ना, इस तरह से दोस्तों उनको दोस्तों क्या करना है? उनको दोस्तों कहीं काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे वृद्धा पेंशन दिया जाता दोस्तों, वो किस आर्टिकल के तहत? तो आप समझ सकते हैं ये इसी का बहुत ही अच्छा उदाहरण। वृद्धा पेंशन ना, बूढ़े व्यक्तियों को दोस्तों पेंशन दी जाती है, विकलांग भत्ता दिया जाता है दोस्तों, है ना, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मनरेगा दोस्तों शुरू किया गया। तो मतलब ये दोस्तों दशाओं में, कुछ दशाओं में, वैसी दशाओं में दोस्तों काम देने की बात कही गई थी। आप देखो प्रौढ़ शिक्षा चलाया जाता था ना, प्रौढ़ शिक्षा, मतलब बूढ़े व्यक्तियों के लिए दोस्तों शिक्षा चलाई जाती थी, उनको पढ़ाया जाता था ना, तो वो सब चीजें दोस्तों आपके आर्टिकल 41 के ही जरिए होते हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं काम की न्याय संगत और मानवोचित, ठीक है, मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब साथियों कह रहा है ये कि प्रेग्नेंट संबंधी, जब महिलाएं क्या होती है दोस्तों प्रेग्नेंट होती है, तो उनसे संबंधित, ठीक है, कि उनको दोस्तों काम की न्याय संगत हो। ठीक है, आपको पता होगा कि इसके तहत दोस्तों महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है दोस्तों उनको छुट्टी दी जाती है किसी जॉब से, और उसके पैसे काटे नहीं जाते हैं, है ना। तो वो सब दोस्तों आपके आर्टिकल 42 के ही उदाहरण है। जैसे आपको पता है इसके तहत बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे मातृत्व वंदना योजना, आपको पता होगा, ठीक है, कि महिलाओं के लिए प्रसूति योजना, जच्चा बच्चा योजना दोस्तों, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों दोस्तों क्या हो, सही रहें, ठीक, उनके देखभाल की बात की जाती है, और आपको पता है कि दोनों को दोस्तों देखभाल की बात की जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों किसके तहत चलाते हैं? 42 के तहत। 42 के तहत दोस्तों क्या आप याद रखेंगे? प्रसूति सहायता। ठीक है, जो दोस्तों महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनके दोस्तों स्वास्थ्य का ध्यान देना, उनके जच्चे बच्चे का ध्यान देना दोस्तों, उसके बारे में आपका आर्टिकल 42 कहता है। ठीक है, इसमें आपको पता है इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए अब देखिए ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको आप मतलब कि आपको क्या है ना, कोई दोस्तों महिला है, उसको दोस्तों मातृत्व वंदना योजना का लाभ नहीं मिला, तो वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इनसे दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता न्यायोचित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 43 नंबर का कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, है ना, कर्मकारों के लिए दोस्तों जो काम करने वाले उनके लिए कुछ मजदूरी, ठीक है, निर्वाह मजदूरी, तो इसके लिए दोस्तों आपको पता न्यूनतम मजदूरी दी गई, श्रम योगी बंधन योजना चलाई गई, मुद्रा योजना चलाई गई दोस्तों की आपको लोन मिलेगा, आप दोस्तों कुछ रोजगार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 43, ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल 43 ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों यानी श्रमिकों का भाग लेना, यानी जो उद्योग हैं उनके प्रबंधों में दोस्तों किसका, श्रमिकों का या कर्मकारों का भाग लेना, यह आपसे पूछा था कि आर्टिकल 43A, है ना, किसके तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 पर ये अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 43A। क्या जोड़ा गया? कि उद्योगों के प्रबंध में, है ना, कर्मकारों का भाग लेना। और मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 43B भी जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि सहकारी समितियों का उन्नयन या फिर सहकारी समितियों का गठन की बात की गई आर्टिकल 43B में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, और आर्टिकल 44 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना दोस्तों आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट उतना ही आपका आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय दोस्तों चर्चा का विषय भी बना रहता है ना, कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, आपको पता है समान नागरिक संहिता दोस्तों यूसीसी है ना, तो आपको पता होगा कि दोस्तों इससे क्या होता है कि इसमें क्या होगा, अगर ये दोस्तों लागू होगा ना, तो आपको पता है कि फिर दोस्तों ना तो हिंदू का कोई वो चलेगा, ना ही मुस्लिम। जैसे आपको पता है कि मुस्लिम लोगों का दोस्तों एक अलग कानून होता है, ठीक है,
हिंदू का अलग होता है दोस्तों, उनकी मैरिज एक्ट अलग होती है, उनकी मैरिज एक्ट अलग होती है, ईसाइयों का अलग होता है। तो उन सभी चीजों दोस्तों समाप्त करके केवल देश का ही एक एक्ट लागू होगा, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता दोस्तों, और ये आपको बता दूं केवल एक ऐसा राज्य दोस्तों गोवा है जहां पर दोस्तों ये लागू है आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक संहिता, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, गोवा में लागू है। और आपको बता दें दोस्तों गोवा सबसे छोटा राज्य है, क्या है, सबसे छोटा राज्य है पूरे भारत का साथियों, ठीक। तो गोवा याद रखेंगे, ठीक है, गोवा। चलिए अब दोस्तों आपका है 45 अनुच्छेद 45। देखिए आपको बता दें कि अनुच्छेद 45 में दोस्तों इस समय क्या है वर्तमान में, तो 0 से 6 वर्ष के यानी कि 0 से 6 वर्ष के से कम के बच्चों को, है ना, समझिएगा, 0 से 6 वर्ष से कम के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। देखिए अब कहेंगे सर इसके उदाहरण बताइए, तो आपको पता है जैसे आंगनबाड़ी होता है ना दोस्तों, आंगनबाड़ी, तो वहां दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा होती है, ठीक है। तो उसके बारे में बताएगा। देखिए पहले इसमें क्या था 45 में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा दी जाए, ये पहले था। इसको दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ये चीज चेंज करके, इसकी भाषा में चेंज करके दोस्तों ये कर दिया गया ना। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है ना। आपको पता वही 86वां संविधान संशोधन है जिसमें दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया ना, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया ना, 21A जोड़ा गया। और दोस्तों क्या 51A जोड़ा गया जिसमें 51A का दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 45 के तहत क्या किया गया दोस्तों, उसके भाषा में परिवर्तन कर दिया गया, जहां पे दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों था वहीं पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक कर दिया गया, ठीक है। चलिए 46 में क्या कहा गया दोस्तों कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि यानी कि SC ST OBC को दोस्तों शिक्षा और अर्थ संबंधी दोस्तों अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है, ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों साथियों, 47 में क्या कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों आपको पता है कि आपसे पूछेगा कि दोस्तों शराबबंदी किसका उदाहरण है ना, आपका मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्य का, या फिर दोस्तों नीति निषेध तत्व, तो आप बताएंगे राज्य के नीति निषेध तत्व का, ठीक है। आपको पता जैसे दोस्तों देखते किसी किसी राज्य में गुटखा पाबंद है, कहीं कहीं दोस्तों शराबबंदी है जैसे बिहार में है, ठीक है। हानिकारक दवाइयों पर प्रतिबंध दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, ये 47 आर्टिकल 47 के तहत ये चीजें हो सकती हैं। आपको पता है कि हर राज्य में नहीं है। अब देखिए कहीं पे गुटखा बैन नहीं है दोस्तों, शराब बैन नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया इसको बैन करिए, क्यों, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य सरकार चाहेगी दोस्तों वही करेगी, वो चाहेगी गुटखा बैन कर दे तो गुटखा बैन कर देगी, अगर चाहेगी दोस्तों हमें इससे प्रॉफिट हो रहा नहीं बैन करना तो नहीं बैन करेगी, ठीक है। तो 47 इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 48 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन संगठन दोस्तों, और इसी के तहत आर्टिकल 48 के तहत दोस्तों गाय और दुधारू पशुओं के वधों पर रोक लगाएगा। आपको पता है कि हर राज्य में दोस्तों किसी किसी राज्य में, जैसे यूपी में दोस्तों गाय को काटना दोस्तों, गाय के वध पे रोक लगाएगा, आपको दोस्तों क्या होगा, जुर्माना दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा हर राज्य में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें राज्य के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो लगाता है नहीं दोस्तों। वैसे आपको याद रखना है कि 48 नंबर अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही दोस्तों 48 है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों बाद में जोड़ा गया है, कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या है, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 48 का कहता है, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों ये देखिए पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी लाया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर का राष्ट्रीय स्मारक, धरोहर एवं स्थानों का संरक्षण दोस्तों आपको होता है, जैसे राष्ट्रीय स्मारक है हमारे, ठीक है, जो दोस्तों पुराने से स्मारक हैं, धरोहर है, जैसे आप कुतुब मीनार हो गया, लाल किला, उनका संरक्षण करना है। ऐसा नहीं जहां पाए वहीं पे थूक के चल दिया, पान पूरा लाल कर दिया, ठीक, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और दोस्तों आपका अनुच्छेद 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होगा, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या होगी, अलग होगी, वो पृथक होगी, ठीक है। तो ये बताया गया। और दोस्तों 51 में बताया गया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी अभिवृद्धि। दोस्तों जो भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होंगे दोस्तों वो आपके अनुच्छेद 51 में आते हैं, ठीक है। साथ ही ये आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक चीज आपको हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ उसके
मतलब बता दें कि इनमें कंपेरिजन करके कौन सा क्या है ना, जिसको आपको बहुत अच्छे समझ पाए। देखिए आपसे पहली चीज, मूल अधिकार किसमें, भाग 3 में है, और निदेशक तत्व किसमें है, भाग 4 में। कहां से कहां तक मूल अधिकार, तो 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से 35, ये 36 से 51 तक। अब मूल अधिकार कहां लिया गया, अमेरिका से दोस्तों, और नीति निषेध तत्व कहां लिया गया, आयरलैंड से। ठीक है, ये देखिए वाद योग है, यानी कि दोस्तों इस पे हम वाद विवाद कर सकते हैं। ठीक समझिएगा, इस पे हम वाद विवाद कर सकते हैं। मूल अधिकार अगर कोई हमारा हनन होता है दोस्तों, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मगर दोस्तों आप नीति निषेध तत्व का कुछ भी हो जाए दोस्तों, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये दोस्तों नकारात्मक प्रतीक होते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों सकारात्मक प्रतीक होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। व्यक्तिगत, देखिए जो आपके मूल अधिकार है ये व्यक्तिगत स्तर को अच्छा बनाते हैं दोस्तों, और ये सामुदायिक स्तर को दोस्तों अच्छा बनाते हैं। आपको पता है सामुदायिक स्तर पर होते हैं, आपको इतना पता होगा। और दोस्तों पता है जब कोई बच्चा पैदा होता है दोस्तों, आप उसको स्वतः ही दोस्तों मूल अधिकार मिल जाते हैं। मगर सत्य को पता है कि जो आपके राज्य के नीति निषेध तत्व होते हैं वो दोस्तों जब तक लागू नहीं होते हैं तब तक वो चीजें नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगला है ये सरकार के अधिकारों को घटाता है दोस्तों। आपको पता है कि सरकार दोस्तों चाहे भी तो ना आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए उसको बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। मगर साथ ही जो आपके नीति निषेध तत्व है दोस्तों, इसको लागू करे ना लागू करे दोस्तों, उस पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ठीक है, और दोस्तों इसके पीछे कानूनी मान्यता और इसके पीछे राजनैतिक मान्यता, तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। अब आपको बता दें, देखिए एक ये आपका विवाद है। ठीक है, क्या विवाद है, चंपक दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में आया था। और ये दोस्तों आपका जो विवाद है दोस्तों, ये आपका पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में। क्या पूछा गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों व नीति निषेध तत्वों के बीच में अगर किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो ऐसे में दोस्तों मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे। मौलिक अधिकार को दोस्तों प्रायिकता दी जाएगी, मौलिक अधिकार को ही मेन माना जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जो अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पहली चीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों 39 का ए याद रखना दोस्तों। 39 दोस्तों और 39 का की दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किसमें है, तो 39 के ए में है। और समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें, 39 में। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों उनको जरूर याद रखिएगा, जैसे 39 और 39 ए। ठीक है, उसके बाद 40 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया कि ग्राम पंचायत का गठन किसमें होगा, अनुच्छेद 40 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे साथियों आपको आना कहां पे है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपको आना है 43 ए और 43 बी। क्या 43 ए क्या है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था, इसमें दोस्तों उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों यानी श्रमिकों के भाग का लेना बताया गया। और 97वां संविधान संशोधन में 43 भी जोड़ा गया, इसमें दोस्तों सहकारी समितियों का उन्नयन बताया गया दोस्तों, इसको याद रखना है। उसके अलावा 44 दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आपको याद रखना है 47 नंबर दोस्तों, याद रखेंगे 47 नंबर में क्या है दोस्तों, शराबबंदी यानी मद्यपान निषेध। ठीक है, यह रखना। और 48 दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दुधारू पशुओं पर रोक यानी कृषि और पशुपालन संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका 48 है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या कहा गया कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो साथियों आप सभी जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर ज्ञान आरबीएल की, वहाँ पर देखिए हमने यूपीएससी की पेड की दोस्तों सारी क्लासेस दी हुई है, इसको एक क्रम में लगा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, जा करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके कर लीजिएगा दोस्तों, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बहुत ही जल्द दोस्तों इसकी भी हम क्लासेस लेकर के आने शुरू कर देंगे। इसके अलावा करंट अफेयर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए संविधान क्लासेस हमने पढ़ाई है यूपीएसआई लेवल तक की, तो जा करके इसको देखिएगा। और दोस्तों जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, जैसे प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों ऐसा लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप जाइएगा ई बुक्स वाले कॉलम पे। ठीक है, और ई बुक्स वाले कॉलम पे देखें दोस्तों, ये देखिए हमारी पेड की बैच की दोस्तों पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ बैच है दोस्तों, 111 रुपये मिल जाएगी। जाइए बहुत ही जल्द दोस्तों इसको ले लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी मेरे दोस्तों, जा करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश और नेशनल इंटरनेशनल के अलग अलग टॉपिक्स होंगे। ठीक है, जनहित आज का यूपीएसआई के लिए दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे इसमें 2017 और 21 के। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे पॉलिटी की भी ई बुक्स मिल जाएगी हमारे इसी ऐप पर यूपीएसआई लेवल की। ठीक है, बहुत सारी देखिए जो भी ई बुक्स है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हैं। स्टैटिक जीके ई बुक ले लीजिए 99 रुपीज़ की, यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजी के ई बुक सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स होंगे इसमें। ठीक है, 99 रुपीज़ पे करके आप इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।